नादरीन, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल देखें। यह स्टोरी हकीकत पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के मरने के बाद इसके भाइयों ने मारिया को बच्चों समेत घर से निकाल दिया और कहा कि तुम्हारा अब यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। मारिया बच्चों को लेकर सामने एक बोसीदा से घर में किराए पर रहने लगी और इसकी सास इसे कभी कभार चोरी छुपे बच्चों के लिए खाना दे आती। जब कुछ दिन सास ना आई तो इसके बच्चे सख्त सर्दी में रात को अंडे फ़रोख्त करने लगे और अंडों को हसरत से देखते रहते, लेकिन खा ना सकते कि फिर रोटी कहाँ से मिलेगी। एक दिन चचा ने देखा तो इनसे अंडे छीन कर ले गया। जब वो घर जाकर बच्चों को देने लगा तो इसकी रूह लरस गई, क्योंकि रमज़ान के मरे हुए आज तीसरा रोज़ गुज़र चुका था। जितने भी मेहमान आए थे वो सब अपने घरों को लौट चुके थे। घर खाली हो गया था और घर के साथ साथ मारिया का दिल भी। अम्मी अब्बू कहाँ चले गए हैं? मैंने उन्हें कहा था मेरे लिए रिमोट वाला खिलौना लेकर आइएगा, वो लेने गए हैं, लेकिन वो सफ़ेद चादर पहनकर क्यों लेटे थे? मारिया का छोटा बेटा मुसलसल 2 रोज़ से मारिया से पूछ रहा था। मरने से 1 रोज़ पहले ही तो रमज़ान ने इससे वादा किया था कि वो जल्द इसे रिमोट वाला खिलौना दिलाएगा, मगर ज़िंदगी ने वफा न की। खून में कैंसर जवानी में इसकी मौत का सबब बन गया था। मारिया 3 छोटे छोटे बेटों के साथ तन्हा रह गई। मारिया यहाँ कमरे में बैठी क्या कर रही हो? बाहर सहन में सारी दरियाँ ऐसे ही पड़ी हैं जो मेहमानों के लिए बिछाई थीं। जाकर इन्हें समेटो, चारपाइयाँ इकट्ठी करके एक जगह पर रखो और कुछ बर्तन रखे हैं वो भी धो दो। बड़ी भाभी ने अंदर आते हुए मारिया को हुक्म दिया। मारिया हैरान रह गई। शौहर को मरे हुए अभी 2 रोज़ नहीं गुजरे थे कि जेठानी का रवैया अच्छा खासा तब्दील हो गया था। इसने खामोशी से सर हिला दिया और बाहर आकर काम करने लगी। तीनों भाइयों का मुश्तरका कारोबार था। छोटी सी कपड़े की एक दुकान थी जिससे पूरा घर चलता था। आमदनी अच्छी थी, लेकिन बस इतनी ही थी कि जो आया खर्च हो जाता। रमज़ान ने कभी कोई रकम जमा करके ना रखी थी। अगली दोपहर मारिया कपड़े धोकर फारिग हुई और बड़ी जेठानी के खाने पकाने का दिन था। वो किचन में खाना पका रही थी। मारिया के बच्चे स्कूल से वापस आए तो शोर मचाने लगे, अम्मी अम्मी भूख लगी है, जल्दी करें, खाना दे दें। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, खाना दे देती हूँ, जल्दी हाथ मुंह धोकर आओ। बच्चे हाथ मुंह धोकर आकर बैठे। मारिया किचन में गई। इसने सालन से पतीली का ढक्कन हटाया और धक से रह गई। पतीली खाली थी। रोटियों वाला हाट बाट भी खाली था। मारिया ने इधर उधर किचन में तमाम जगह किया। जेठानी ने अभी तो खाना बनाया था, मगर खाना कहाँ जला गया था। अभी वो यही सोच रही थी जब पीछे से बड़ी जेठानी फरखंदा किचन में दाखिल हुई। भाभी, खाना कहाँ है? आप अभी तो खाना बना रही थीं, मगर यहाँ तो कुछ नहीं है। बच्चे भूखे स्कूल से आए हैं, वो खाना मांग रहे हैं। मारिया ने पूछा तो फरखंदा तड़क कर बोली, मुफ्त खोरों के लिए नहीं बनाया था मैंने खाना, ज़रा सा गोश्त था, वो मैंने बनाकर अपने कमरे में ले जाकर रख दिया है। मेरे बच्चे स्कूल से आए हैं, वही खा रहे हैं। तुम्हें अगर अपने बच्चों की इतनी फ़िक्र है तो ख़ुद पका लो, मेरे पास तुम लोगों के पेट भरने के लिए पैसे नहीं हैं। मारिया हक्का बक्का रह गई। पूरी ज़िंदगी इसने ऐसी कोई बात न सुनी थी, और सुनती भी कैसे। किचन तो इकट्ठा था, कारोबार की जो आमदनी होती इससे इकट्ठा राशन डलवाया जाता और इकट्ठे ही खाना पकता था। जेठानी चली गई। वो परेशान सूरत लिए बाहर सास के पास आई। बूढ़ी सास ने एक आंख से दिखाई देता था, चल फिर भी कुछ खास नहीं सकती थी, बस अपनी चारपाई पर लेटी ज़्यादा वक्त खांसती रहती थी। इस वक्त भी शायद उन्होंने अंदर मारिया और फरखंदा की बातें सुन ली थीं। मारिया पास आकर बैठी। अम्मी जान, पता नहीं भाभी ने आज कैसी बात की है, क्या हम लोग खाना पीना अलग कर लेंगे? मारिया परेशान थी। सास ने एक ठंडी सांस ली। पता नहीं बेटा, मैं भी सुबह से यही सुन रही हूँ कि अब हर कोई अपना अपना खाना पीना अलग करेगा और अखराजात भी खुद ही उठाएगा। अम्मा की बात पर मारिया यकदम परेशान हो गई। लेकिन अम्मा, मैं अपने अखराजात कैसे उठाऊंगी? रमज़ान का तो इंतकाल हो चुका है। मारिया की आवाज़ भर गई। अम्मा क्या जवाब देती? घर में इनकी हैसियत एक नकारा पुर्जे की सी थी। मारिया ने अलमारी में पड़े हुए चंद 100 रुपये निकाले जो रिश्तेदार जाते हुए इसे दे गए थे। इसने बाज़ार से रोटी और सालन लाकर बच्चों को खिला दिया, मगर वो शदीद परेशान हो गई।
رات کا سالن چھوٹی دیورانی نے پکایا۔ ماریا انتظار میں تھی کب آواز دے، کب ماریا کو اپنا حصہ لے جانے کے لیے کہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ مجبوراً کچن میں گئی تو صبا پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی۔ بھابھی مجھے بھی کھانا دے دیں، میرے بچے کھانا مانگ رہے ہیں، ماریا نے کہا۔ چھوٹی دیورانی صبا اچانک پلٹ کر بولی، تم اور تمہارے بچے ہر وقت کھانا مانگتے ہی تو رہتے ہو۔ دیکھو بھابھی، ہم نے صبح ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سے ہم لوگ الگ الگ کھانا پکایا کریں گے۔ تم اپنا کھانا خود پکاؤ، ہم اپنا خود، ورنہ تو تمہیں اور تمہارے بچوں کو پال پال کر ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، مجھے ان کے لیے بھی کچھ رقم جوڑنی ہے، ساری رقم تم پر تو نہیں لٹا سکتے ہم لوگ۔ ویسے بھی عدنان اتنی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں۔ سالن پلیٹ میں انڈیل کر سر جھٹکتی ہوئی صبا اندر چلی گئی۔ ساس کے لیے ایک چھوٹی کٹوری میں سالن رکھ کر اس نے چارپائی پر وہیں سے دے دیا۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ گھر میں صرف ماریا ہی ایک فالتو چیز رہ گئی تھی۔ ماریا آنسو پیتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ بچے کھانا مانگ رہے تھے مگر اس کے پاس اب مزید پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ دیوروں کی آمد کا انتظار کرنے لگی، شاید ان سے بات کر کے کوئی حل نکل آئے۔ بچوں کو اس نے تسلیاں دے کر بھوکے پیٹ ہی سلا دیا۔ 9 بجے کے قریب ماریا کے دونوں دیور گھر واپس آئے۔ وہ تھکے ہوئے تھے لیکن پھر بھی بڑے خوش لگ رہے تھے۔ کمال ہے یار عدنان، آج تو بڑی بچت ہوئی ہے، اتنا بڑا آرڈر لیا ہے، اس سے ہمیں بڑا منافع ہوگا۔ بچوں کو مری گھمانے لے کر جاؤں گا، بڑے دنوں سے بول رہے ہیں، عدنان سے بڑے نعمان نے کہا۔ تو عدنان نے بھی سر ہلا دیا، میں بھی جاؤں گا بھائی، آدھے پیسے تو میرے ہی ہیں۔ نعمان نے ہنستے ہوئے عدنان کے کندھے پر ہاتھ مارا، بولا ہاں ہاں، میرے اور تیرے پیسے ہی تو ہیں سارے۔ سامنے ہی ماریا کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ماریا پر نظر پڑتے ہی دونوں دیور ٹھٹک سے گئے۔ ماریا نے سلام کیا، دونوں نے روکھے انداز میں جواب دے دیا، بھائی صاحب، گھر میں کچن علیحدہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنا خرچہ کس طرح اٹھاؤں گی۔ میرے پاس تو کمانے والا مرد نہیں رہا، یا تو آپ لوگ ایسا کیجئے کہ دکان سے ہر مہینے ایک مخصوص رقم میرے حصے کی میرے ہاتھ پر رکھ دیا کیجئے، تاکہ کم از کم میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ ماریا نے جھجکتے ہوئے انہیں کہہ دیا، لیکن سامنے عدنان اور نعمان کے تو تیور ہی بدل گئے۔ اچانک ہی چھوٹا عدنان چلایا، کیا مطلب کہ آپ کا حصہ؟ ماریا بھابھی، آپ ہم پر شک کر رہی ہیں، دکان میں رمضان بھائی کے نام کا کوئی حصہ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سارا روپیہ اپنے علاج پر خرچ کر لیا تھا۔ کچھ اندازہ بھی ہے ان کے علاج پر کتنی لمبی لمبی رقمیں خرچ ہوئی ہیں، وہ سب اسی دکان سے ادا ہوتا رہا ہے۔ اب اگر ہم اس بچی کھچی دکان کا بقایا حصہ بھی آپ کی ہتھیلی پر رکھتے ہیں تو کیا آپ نے بچوں کا گلا گھونٹ کر انہیں مار ڈالیں؟ کس قدر لالچ اور خود غرض ہیں آپ؟ عدنان چلا رہا تھا۔ نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ ماریا اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ عدنان یکدم پلٹا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بڑا نعمان دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا ماریا کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ یہ عدنان بھائی نے کیا کہا ہے نعمان بھائی؟ رمضان نے ہی تو یہ دکان خریدی تھی اور پھر آپ تینوں کا حصہ ہے اس دکان میں، رمضان کا حصہ میرے بچوں کو تو ملنا چاہیے۔ ماریا کی بات پر نعمان مسکرا دیا۔ اس نے ماریا کی جانب جھک کر کہا، ارے کیوں نہیں ملے گا، حصہ ضرور ملے گا ماریا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کاغذات سارے میرے پاس ہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں رمضان بھائی کا حصہ آپ کو دے دوں تو آپ مجھ سے خاموشی سے نکاح کر لیجئے۔ میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں، خاص طور پر فرخندہ کو تو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ تو قیامت کھڑی کر دے گی۔ اس نکاح کے بعد میں آپ کی ضرورتیں پوری کرتا رہوں گا، مانیخین انداز میں کہتے ہوئے نعمان ماریا کی جانب جھکا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زمانے بھر کا خوف اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود وہ کہیں سے 30 سال کی نہیں لگتی تھی۔ عدنان کی رال ٹپکاتی نگاہیں اسے اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے ہمیشہ اپنے دیوروں کو اپنے بھائیوں کے برابر سمجھا تھا،
मगर रमज़ान के मरते ही कैसे इन बदबख्तों ने आंखें फेरी थीं। मारिया कांपते कदमों से यकदम पलटी और वापस अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। इसे समझ आ गई थी कि यह किचन अलहदा करने वाला आइडिया किसका हो सकता था। शायद नुमान इसी तरह से इस पर प्रेशर डालना चाहता था। दिन गुजरते गए, हालात मज़ीद तंग होते गए। मारिया कभी अपनी कोई चीज़ बेचती और कभी कोई और बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम करती। महीना गुजरा तो बच्चों की फीस सर पर आ पहुंची। मारिया के कहने के बावजूद दोनों देवरों में से किसी ने इसे 1 रुपया तक ना दिया। दोनों जेठानियाँ पूरा दिन मारिया से घर के काम करवाती थीं और बदले में 1 रोटी तक न देती। मारिया बेचारी चंद किलो आटा और दालें लाकर अपने कमरे में रखती और दिन में एक वक्त खाना पकाकर अपने बच्चों को देती। इसके साथ साथ वो खुद को नुमान की नज़रों से बचाने की कोशिश में हलकान हुई जाती थी। वो जहाँ मौका देखता लपक कर मारिया का हाथ थाम लेता। मारिया एक दिन तंग आकर रो पड़ी। मैंने आपको अपना भाई समझा था नुमान भाई, लेकिन आप ये कैसी हरकतें करते हैं? खुदा के लिए मुझ पर रहम खाएं। मारिया की बात पर नुमान यकदम गुस्से में चिल्ला उठा। ख्याल ही तो कर रहा हूँ तुम्हारा, निकाह की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मुफ्त में तो साथ रहने को तो नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें लगता है कि शराफत रास ही नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। यह घर अब मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरे बच्चे रहेंगे। उसने मारिया को एक ज़ोरदार धक्का दिया। शोर सुनकर सारे ही लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। नुमान ने हंगामा मचा दिया। सब कुछ ये कहकर कि मारिया ने इसे निकाह की पेशकश की है, साथ ही ये भी कहा है कि वो किसी को नहीं बताएगी, बस रमज़ान का हिस्सा इसे दे दिया जाए। फरखंदा का बस ना चल रहा था कि आगे बढ़कर मारिया का मुंह नोच ले। सिर्फ सास थी जो खामोशी से चारपाई पर बैठी थी। वो मारिया को जानती थी कि वो ऐसी फितरत की ना थी। मारिया कपकपाती आवाज़ में सफाइयाँ देने की कोशिश करती रही, लेकिन नुमान और अदनान ने इसे बुरी तरह से पीट डाला। मारिया के तीनों बच्चे सहमे हुए खड़े रोते रहे, लेकिन किसी को इस पर रहम ना आया। आखिरकार नुमान ने मारिया का बाजू पकड़ा और इसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जाकर खड़ा किया। तेरा सामान यहीं लाकर फेंक देता हूँ, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। वो पलटकर अंदर गया। इसकी बीवी मारिया का सामान एक थैले में भर चुकी थी। नुमान ने वो सामान ले जाकर मारिया के कदमों में फेंक दिया। इसके तीनों बच्चों को बाजुओं से पकड़कर इन्हें भी घर से बाहर निकाल दिया और ख़ुद दरवाज़ा बंद कर दिया। मारिया फूट फूट कर रो दी, मगर इसके पास और कोई आसरा नहीं था। मारिया के पास ना तो कोई छत थी और ना ही कोई रकम। माँ बाप इसके अरसा हुआ गुजर चुके थे। सिर्फ एक भाई था, वो भी दूसरे शहर में रहता था। इसके माली हालात भी अच्छे नहीं थे। मारिया इस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसने अपने हाथ में मौजूद अपनी अकलौती अंगूठी को देखा। सोने के नाम पर इसके पास बस यही एक जेवर बचा था। तीनों बच्चों का हाथ था में इसने दुपट्टे को अपने गिर्द लपेटा और सामान का थैला इसने दूसरे हाथ में पकड़ रखा था। जल्दी वो बाज़ार में सुनार की दुकान के पास जा पहुंची। मारिया ने अंगूठी सुनार के हवाले की। मामूली रकम के एवज सुनार ने वो अंगूठी ख़रीद ली। शायद इसने परख लिया था कि मारिया एक मुसीबत ज़दा औरत है और इसके पास और कोई चारा नहीं। चंद हज़ार की रकम मारिया के हाथ में आई तो इसे कुछ हौसला हुआ। सबसे पहले तो इसे अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना था। वो वापस अपनी इसी गली में आ गई। जानती थी कि ससुराल वाले घर से चंद कदम के फासले पर गली के कोने में एक टूटा फूटा मकान है, जिसका सहन कच्चा था और अंदर सिर्फ एक ही कमरा था, जिसकी छत टपका करती थी। अरसे दराज से इसके ऊपर किराए के लिए खाली है का बोर्ड लटका था, मगर कोई भी इसे किराए पर लेना पसंद ना करता था। इसकी हालत की वजह से इसका किराया काफ़ी कम था। मारिया को तो इस वक्त वो भी गनीमत लग रहा था। वो मालिक मकान के पास जा पहुंची। वो एक अमीर औरत थी, मगर इसे भी मारिया की हालत पर कोई तरस ना आया। मुसीबत के वक्त में भी इसने किराए की रकम में 1 रुपया भी कम ना किया। मारिया ने हाथ में पकड़ी हुई रकम से एडवांस की रकम इसे जमा करवाई और मकान की चाबी ले ली। बच्चों को लेकर जिस वक्त वो भूत बंगले जैसे मकान में दाखिल हुई, इसका बड़ा बेटा बोला, अम्मी ये कितनी गंदी जगह है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे अब्बू के पास जाना है। बच्चे की बात पर मारिया तड़प उठी। नहीं बेटा, अब्बू के पास जाने की बात मत करना,
اب تم لوگ ہی میرا وحید سہارا ہو۔ وہیں صحن میں بیٹھ کر ماریا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اسے گزارا تو کرنا ہی تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے ٹوٹے پھوٹے مکان کی صفائی کی اور بچوں کو اندر اپنے کپڑوں میں سے ایک دوپٹہ نکال کر بچھایا اور اس کے اوپر لٹا دیا۔ خود وہ دیوار سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی، آج رمضان ہوتا جو یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا، مگر اسے اپنی گزر بسر کا کچھ تو کرنا ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بارش ہونے لگی۔ ماریا اس وقت چونکی جب اس کے ماتھے کے اوپر پانی کی ایک بوند گری، وہ گھبرا کر اٹھ گئی، تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ پوری رات بارش برستی رہی، کمرے کی چھت میں جگہ جگہ سے سوراخ تھے۔ صبح تک کمرہ گویا تالاب بن گیا۔ بچے پانی میں بھیگ کر ٹھٹھرنے لگے۔ ماریا خون کے آنسو روتی ہے، مگر اس کے پاس ان سب سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ ماریا کے پاس کچھ پیسے تھے، وہ کھانے پینے کا سامان بھی خرید لائی، ایک چولہا بھی پڑوس سے مانگ کر لے آئی، لیکن جلد ہی یہ سامان بھی ختم ہو گیا۔ ایک رات ماریا کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ گئی، کون ہے؟ مگر دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بوڑھی ساس تھی، جو بڑی مشکل سے چلتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ماریا لپک کر ان کے پاس گئی۔ اماں آپ یہاں کیسے؟ ماریا کی ساس اسے اپنے ہاتھ ساتھ لپٹا کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے بیٹا، میرے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ جو میرے حصے کا کھانا ہے وہ میں تیرے اور بچوں کے لیے لے آئی ہوں، یہ لے اور انہیں کھلا دے۔ اماں نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کٹوری پکڑی تھی جس میں سے سالن آدھا چھلک کر باہر گر چکا تھا۔ بچے خوشی سے دادی دادی کرتے ان سے لپٹ گئے۔ وہ بھوکے تھے۔ ماریا نے کھانا ان کے سامنے رکھا تو وہ جلدی جلدی کھانا کھانے لگے۔ ماریا اور اس کی ساس دیر تک رمضان کو یاد کر کے روتے رہے اور تبھی دروازے پر ایک گرجدار آواز آئی، باہر نکال اماں کو، کیا پھر سے ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے؟ یہ عدنان کی آواز تھی۔ ماریا گھبرا کر اٹھ گئی۔ ماریا کی بوڑھی ساس بھی گھبرا کر واپس جانے لگی۔ دروازے کے باہر عدنان ماں سے جھگڑا کر رہا تھا۔ بوڑھی ساس سہم سی گئی۔ عدنان ان کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لے گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہ آئی۔ لیکن جو اصل مسئلہ شروع ہوا وہ یہ تھا کہ اس پڑوس کے آوارہ لفنگے لڑکے بلا وجہ ماریا کے گھر کے اس پر منڈلانے لگے۔ ماریا جوان تھی اور بے حد خوبصورت، بس یہی بات انہیں چین نہ لینے دیتی۔ ان کا بس چلتا ماریا پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں جا گرے، مگر ماریا سخت خوفزدہ رہتی۔ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ رات کو باہر کسی آوارہ لفنگے کے کہے کی آواز آتی تو ماریا لرز کر رہ جاتی اور اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر دعائیں مانگنے لگتی۔ سخت سردی پڑنے لگی، بچوں کو بستروں کی ضرورت تھی، وہ بیمار ہونے لگے۔ ماریا کا بڑا بیٹا 7 سال کا تھا۔ ایک روز وہ گلی میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو اندر آ کر ماں کے پاس بیٹھ گیا جو آٹا گوندھ رہی تھی۔ آٹا ختم ہو گیا ہے نا امی؟ وہ بڑوں جیسی باتیں کر رہا تھا۔ ماریا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے آٹا گوندھنے لگی جو صرف ایک روٹی کا آٹا تھا۔ سارے پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ امی میں کوئی کام کر لوں گا، تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، آج کل لوگ گرم انڈے بیچتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی گرم انڈے بیچ لوں، تھوڑے پیسے آئیں گے تو ہم لوگ کھانا تو کھا سکیں گے نا۔ ماریا نے تڑپ کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو کتنی سمجھداری کی باتیں کر رہا تھا۔ ماریا نے اسے سینے سے لگا لیا۔ چھوٹا بچہ، وہ مشکل 2.5 سال کا تھا۔ ناظرین، اسے چھوڑ کر وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی، مجبوراً اسے بیٹے کو اجازت دینی پڑی۔ ماریا کا بیٹا محلے کی دکان سے ادھار پر چند انڈے خرید لایا۔ ماریا نے لکڑیوں کی آگ جلا کر انڈوں کو ابالا تو بیٹا انہیں لے کر بیچنے نکل گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ ماریا خوفزدہ نگاہ سے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ رات تاریک اور سرد تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کے آرام کر رہے تھے، مگر ماریا کا ننھا سا بیٹا ہاتھ میں بالٹی پکڑے آواز لگا رہا تھا، گرم انڈے، کوئی گرم انڈے لے لو۔
तारीक गली में बच्चा नज़र से उजल हुआ तो मारिया फूट फूट कर रो दी। छोटे वाले को अपने सीने से लगाए वो अंदर कमरे में चली आई। तारीकी में बच्चे की आवाज़ गुम होती चली गई। मारिया ने छोटे बेटे को सुलाया और बेताबी से सहन में टहलने लगी। 2 घंटे बाद बच्चा वापस आया तो मारिया लपक कर दरवाजे के पास गई। तुम ठीक तो हो मेरे बेटे? मारिया ने अपने बेटे का हाथ चूमा जो बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। उसने अपनी नाक से बहता पानी साफ़ किया और कहा, अम्मी 6 के 6 अंडे बिक गए, ये देखें कितने सारे पैसे मिले हैं। बच्चा खुशी से माँ को दिखा रहा था। मारिया की आंखों से एक दफ़ा फिर आंसू बहने लगे। इसने अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लिपटा लिया। रात हो रही थी। वो इन्हें लेकर अंदर कमरे में आ गई। मारिया इन्हें सुला रही थी जब अचानक इसका बेटा बोला, अम्मी उबला हुआ अंडा खाने में कितना मज़े का होता है ना। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक अंडा खा लूं, लेकिन मैं खा नहीं सका क्योंकि मैंने कहा अगर अंडा मैंने खा लिया तो फिर मैं घर पैसे किस तरह लेकर जाऊंगा। मारिया का बड़ा बेटा हसरत से बोल रहा था। मारिया का दिल तड़प सा गया। इसने बेटे से खामोश हो जाने और सो जाने का कहा। रो रो कर भी वो थक चुकी थी। बस खामोशी से अल्लाह से दुआएं ही मांग सकती थी कि वो इसके हालात बदल दे। अब मारिया के बेटे रोज़ाना अंडा बेचने के लिए जाने लगे। सर्द रात की तारीकी चारों जानिब फैलती तो सर्दी हड्डियों में उतरने लगती। ऐसे में मारिया के दोनों बेटे ठिठुरते हुए हाथ में बाल्टी लिए घर से बाहर निकल जाते। गली गली सदा लगाते, गरम अंडे ले लो, गरम अंडे ले लो। हर रात जब मारिया का बच्चा वापस आता तो वो इससे कहता कि आज फिर उसने अपने अंडा खाने की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया था ताकि घर में कुछ पैसे ले जा सके। दोनों बेटे अंडे बेचते तो मारिया के पास इतने पैसे आ जाते कि वो अगले दिन का आटा और कोई सब्ज़ी ले आती। इसने 1-2 जगह नौकरी की बात की मगर छोटे बच्चे के साथ इसे कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था। मारिया परेशान होकर वापस घर आ जाती और इसी दौरान वो हुआ जिसका मारिया को कतन अंदाज़ा नहीं था। एक रात मारिया के बेटे को शदीद बुखार था, लेकिन इसके बावजूद इसने माँ से कहा कि अंडे उबाल दे ताकि वो इन्हें बेच आए। मारिया भी गुर्बत के हाथों मजबूर हो चुकी थी। इसने खामोशी से 6 अंडे उबाले और बेटे के हवाले कर दिए। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े अंडे बेचने चले गए। वो आवाज़ लगा रहे थे, गरम अंडे ले लो। वो अपने चचा के घर के आगे से गुजरे तो कांपती आवाज़ में इसने एक दफ़ा फिर सदा लगाई, गरम अंडे ले लो। अंदर कमरे में लेटे हुए नुमान के बेटे ने अचानक अपने बाप से कहा, अब्बा मुझे भी गरम अंडा खाना है। इसकी देखा देखी बाकी दोनों बच्चे भी बोलने लगे। कमरे में ही अदरान के बच्चे भी टीवी देख रहे थे। इन्होंने भी शोर मचा दिया। नुमान झुंझला सा गया, भला इस वक्त गरम अंडे कहाँ से लाऊं। वो झुंझलाता हुआ बाहर निकला क्योंकि बच्चे इसे जान से ज़्यादा प्यारे थे और इनकी फरमाइश को नहीं टाल सकता था। नक्कड़ वाली दुकान बंद थी और इधर उधर घूमता रहा। आसपास जितनी दुकानें थी सारी बंद हो चुकी थीं। अचानक ही आसमान से बूंदें गिरने लगी। नुमान कपकपा कर रह गया। पहले शदीद सर्दी थी और ऊपर से ठंडी ठंडी बारिश। अब क्या करूं? बच्चों के लिए अंडे कहां से लेकर जाऊं? नुमान ने सोचा। वो घर के लिए पलटने ही वाला था जब इसे सामने गली से तेज़ी से एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आता दिखाई दिया। इसके हाथों में एक बाल्टी थी। नुमान ने पहचान लिया, वो मारिया का बेटा था। नुमान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मारिया के बेटे ने भी अपने चचा नुमान को देख लिया। नुमान ने प्यार से इसे अपने पास बुलाया। वो मासूमियत से चचा के पास जाकर खड़ा हो गया। समझ रहा था शायद आज चचा प्यार से बात करेगा, मगर इस बदफितरत के जहन में तो कुछ और ही था। मारिया के बेटे की शक्ल बिल्कुल मारिया जैसी थी। इसे देखते ही नुमान का खून खोल उठा। इसे याद आया मारिया ने किस तरह इसके रिश्तों को ठुकराया था। इसने बच्चे को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और इसके हाथ में मौजूद अंडों की बाल्टी छीन ली। माँ से कह देना कि कोई डाकू तुझसे अंडे छीन कर भाग गया। अब चल दफ़ा हो अपने घर। न जाने वो इतना पत्थर दिल कैसे हो गया था, मगर इसने बच्चे को कीचड़ में ज़ोरदार धक्का दिया। वो मासूम बुरी तरह से रोने लगा। अंडे छीनकर नुमान अपने घर में दाखिल हुआ। वो बड़ा खुश था। मारिया का बेटा सिसकता हुआ उठकर अम्मा के पास चला गया। नुमान ने जैसे ही घर में कदम रखा, इसकी नज़र लोहे के गेट के साथ लटकती हुई बिजली की तार पर पड़ी। ओह, लगता है अंदर से तार टूट गई है।
नुमान ने इतना भी ना सोचा कि घर में तमाम रोशनियां जल रही थीं। इसने बेख्याली में तार को हाथ लगाया और यही इसकी फाश गलती साबित हुई। यकदम एक करबनाक चीख इसके मुंह से निकली। तार नंगी थी। नुमान को पूरी कुव्वत से करंट लगा। वो खुद को जितना छुड़ाने की कोशिश करता उतना ही करंट इसको अपनी लपेट में ले लेता। इसकी आवाज़ बंद होने लगी। अंडों वाली बाल्टी छूटकर नीचे गिरी। वो वहीं खड़ा झटके ले रहा था। सब लोग अंदर कमरों में बंद थे। किसी को पता तक न था कि नुमान के साथ क्या हो रहा है। नुमान दुआएं करता रहा कि अंदर से कोई निकल आए। इसे मौत अपने सामने नज़र आ रही थी, मगर अंदर से कोई ना निकला। इसकी आंखों के आगे रमज़ान का मरा हुआ चेहरा घूमा। मारिया और इसके बच्चे और अपने तमाम मज़ालिम याद आए, लेकिन वो अज़ियत की आखिरी हदों पर था। चंद ही लम्हों बाद ज़ोरदार झटकों से इसकी मौत वाक़ हो चुकी थी। इसका सियाह पड़ता वजूद छपाक से पानी में गिरा तो इसी लम्हे इसकी बीवी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। नुमान की लाश सामने सहन में पड़ी थी। वो सियाह पड़ रही थी। फरखंदा के हलक से एक दिल सोच चीख निकली। सारा घराना जमा हो गया। आओ बकाओ कहराम मच गया। यह सब कुछ मारिया की बद्दुआ का नतीजा है। एक एक करके मुसीबतें हम पर टूट रही हैं। चलता हुआ कारोबार ठप हो रहा है। घर में फाकों तक की नौबत आ गई है। और आज नुमान भाई का ये हशर। अदनान नुमान की लाश में से उठता धुआं देखकर लरज़ रहा था। बूढ़ी सास नुमान के सिराने कुछ देर बैठी रोती रही, लेकिन अचानक ही वो कांप सी गई। जब इसे मारिया का ख्याल आया, इसने नुमान की लाश के पास बाल्टी में रखे हुए अंडे देख लिए थे। कुछ अंडे दूर तक बिखर गए थे। बूढ़ी सास कांपते हुए कदमों से उठी और जाकर मारिया को ले आई। मारिया ने जो आकर नुमान की लाश देखी तो इसे यकीन न आया। क्या इसकी बद्दुआ इतनी जल्दी असर कर गई? आज इसका बेटा जब ज़ख्मी हालत में घर आया तो इसने सिसकते हुए बताया कि चचा ने इसे मारा है और अंडे इसे छीन लिए हैं। तो मारिया के दिल से इसके लिए बद्दुआ निकली। मारिया खामोश रह गई। वो रात इन सब पर बहुत भारी थी। नुमान के बच्चे यतीम हो चुके थे और ख़ुद फरखंदा का भी बुरा हाल था। वो मारिया से नज़रें चुरा रही थी। जो कुछ इसने कल मारिया के साथ किया, अब वही सब कुछ इसके सामने खड़ा था। नुमान को दफना दिया गया। अदनान खुद नुमान का ये हशर देखकर घबरा गया। यतीमों की आह ना लग जाए, इसलिए इसने मारिया से माफ़ी मांग ली। भाभी मुझे माफ़ कर दें, मैं भाई के बहकावे में आ गया था, लेकिन अब जब कि वो मर चुके हैं और इस घर का वैध मर्द मैं हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप अपने बच्चों को लेकर वापस इस घर में आ जाएं। इस घर में आपका भी हिस्सा है। आपको कोई इस घर से नहीं निकालेगा। अदनान सरता पैर तक लरज़ रहा था। इसे अल्लाह की पकड़ से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। मारिया को वापस घर में जगह दे दी गई। नुमान का इबरतनाक अंजाम सबको याद था। अब इसकी बीवी की हालत मारिया से भी बदतर होती थी। अदनान इसे खा जाने वाली निगाहों से घूरता, क्योंकि ना तो वो घर का कामकाज कर सकती थी और ना इसे कोई और हुनर आता था। वो रुपए के लिए अदनान की मोहताज हो गई। अदनान का दिल चाहता तो उसे चंद रुपए दे देता और दिल ना चाहता तो ना देता। वो कभी अपने मेके से मांग कर लाती और कभी मारिया की तरह बच्चों को भूखा सुला देती। मगर मारिया के पास रुपए पैसे होते थे। जब अदनान फरखंदा को पैसे ना देता तो वो अपने खाने में से इसके बच्चों को खाना दे देती थी। फरखंदा इसकी एहसानमंद होती और शर्मिंदगी से नज़रें झुका लेती। मारिया ने छोटा बच्चा सास के हवाले करके ख़ुद एक करीबी स्कूल में मुलाजमत कर ली। जल्दी वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। इसने कानूनी कार्रवाई करके रमज़ान का हिस्सा अपने नाम करवा लिया। अब वो अपने हक़ के साथ अपने घर में रहती थी। इसके बच्चे अब स्कूल जाने लगे थे, मगर चंद महीनों का वो अरसा जो मारिया पर क़यामत बनकर उतरा था, वो इसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता था। दोस्तों, यतीमों के बद्दुआ से बचें और यतीमों का हक़ ना खाया करें, नहीं तो अल्लाह ताला की ज़ात बहुत इबरतनाक अंजाम देती है। नादरीन, बराए मेहरबानी अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।